Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Prime Minister Narendra Modi says MSP and government procurement of crops are the essential components of food security and government is committed to protect it. Equity benchmarks rebound after a one-day halt. Sensex closes near 40,000 mark. Nifty settles 11,750 level. And global stocks trade makes amid concerns of resurgence in coronavirus cases in Europe and a dimming hope of US fiscal stimulus. आर्थिक सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। शेयर बाजार में एक दिन के बाद दोबारा तेजी का दौर। सेंसेक्स लगभग 40,000 के स्तर पर और निफ्टी 11,750 के स्तर के पार दर्ज हुआ। अमेरिका द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज में देरी और यूरोप में कोरोना के बढ़ते प्रभाव से वैश्विक शेयर बाजारों में मिला जुला रुझान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग हैं। विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन FAO के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। श्री मोदी ने हाल ही में 8 फसलों की 17 विकसित किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि यह स्मारक सिक्का कुपोषण को कम करने में विश्व खाद्य संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत के 130 करोड़ लोगों की ओर से सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कुपोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल की सुविधा, इंद्रधनुष मिशन के तहत 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण, टीके की व्यवस्था, बालिकाओं के लिए 1 रुपये में सैनिटरी पैड तथा शिक्षा पर ध्यान दिए जाने जैसे कदम उन्होंने बताया कि उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 तक किसानों को केवल एक ही किस्म के बीज उपलब्ध थे। हालांकि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 45 किस्म के नए बीज उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि जब विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 तक देश के केवल 11 राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। वर्तमान सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह कानून लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुधार किए हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नए प्रावधानों से किसानों को किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने की आजादी होगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि नए प्रावधानों के अंतर्गत जो भी अनुबंध किए जाएंगे वे कृषि उत्पाद से संबंधित होंगे और इनका किसानों की भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए विश्व खाद्य संगठन का धन्यवाद करते हुए कहा है कि इससे छोटे किसानों को अधिक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अधिक पौष्टिक वाली फसलों की खेती को भी रियायत दी है, जिससे किसानों को अच्छी उपज मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि APMC मंडियों को प्रतिस्पर्धा का लाभ उपलब्ध होगा। कृषि उत्पादन संगठनों का एक वृहद नेटवर्क का भी सृजन किया जा रहा है, जिससे छोटे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि नए कानून में बाजार में कृषि उत्पाद की बिक्री में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। इससे किसानों को अपने उत्पाद की अच्छी कीमतें मिलेंगी। पुनीत, बहुत सारे सुधारों की बात प्रधानमंत्री ने की है, जिसमें फौरी तौर पे तो एक यही बात मानी जाए कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जोर इस बात पे रहा कि जो सरकारी कदम उठाए गए हैं वो कितने दूर आयामी दृष्टिकोण के अंतर्गत उठाए गए हैं, जिससे ये सब सारी चीजें मिलती रहें। तो किस तरीके से आंकते हैं जो सरकार ने कदम उठाए हैं, ये कितना दूर आयामी प्रभाव दिखाएंगे? देखिए अमित, जब
प्रधानमंत्री मोदी ने जब बागडोर संभाली थी सत्ता की 2014 में, तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा था अपने सामने, और वो ये था कि किसानों की जो आमदनी है, जो आय है, ये मेरे हिसाब से ये मूलतः ये वो कदम है, एक लक्ष्य उन्होंने रखा कि जो एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम उसको डबल किया जाए या उसको ज्यादा करा जाए आने वाले कुछ वर्षों में। और उसके लिए जो कदम सरकार ने उठाए ओवर द लास्ट मेनी इयर्स, उसका जो नतीजा है, उसकी एक लेखा जोखा उन्होंने, मुझे लगता है कि देश के सामने रखा। इसके कई डायमेंशंस हैं, कई आयाम हैं। जैसे यदि देखा जाए तो भारत में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, वो बहुत बड़ी है। और सच बात तो यह है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर का इस दौरान। हमारे जो खाद्यान्न जो स्टोर्स हैं, जो रिजर्व्स हैं फूड ग्रेन्स के, वो रिकॉर्ड पर हैं। यानी आप विश्वास कीजिए कि इतने फूड रिजर्व्स हैं भारत के पास कि वो अपनी किसी भी जरूरत को पूरा कर सकता है, और ना सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है, पूरे विश्व के लोगों को भी वो काफी बड़े पैमाने पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये तो एक उसका एस्पेक्ट था जहाँ की फूड सिक्योरिटी, यानी इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स देश में होना चाहिए। लेकिन जो उस फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स, क्या उनको उसका फायदा मिलता है? क्या उसको उनका पूरा फायदा मिलता है? क्या वो अपना प्रोडक्शन फ्रीली बेच सकते हैं? उनको बेस्ट प्राइसेस मिलते हैं? उन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है कि जो अब फार्म लॉज जो अमेंड किए गए हैं, उनका हम असर देखेंगे। दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। उनके ऊपर कोई, किसानों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अपना उत्पाद कहाँ बेचे, किसको बेचे, जो पहले ये काफी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर यदि आने वाले समय में, और ये मैंने कई विशेषज्ञों की टिप्पणियां भी पढ़ी, इसमें कई एनालिसिस भी हमने देखे हैं, और सबका मिलाकर ये अनुमान है कि इन कदमों से आने वाले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, जो भारत एक तो काफी बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हब बनकर उभर सकता है। सेकेंडली, जो फार्मर्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको और ज्यादा बेटर प्राइसेस मिलेंगे। कुछ काफी कंफ्यूजन रहा है एमएसपी वगैरह को लेकर, मुझे लगता है वो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये माना जाए कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई मामलों में इस बात का जिक्र भी किया था कि किसानों की आय को बढ़ाना उनका प्राथमिक लक्ष्य रहा है, और इस बात पे बहुत सारे कदम उठाते हुए शायद अब एक ये महत्वपूर्ण कदम आया है जिसमें किसानों की आय को वास्तविक रूप से अगर बढ़ाने की बात की जाए तो उसके जितने सारे उपाय सुझा दिए गए हैं, इससे एक सीधा और महत्वपूर्ण फायदा जो है वो सीधा किसानों को मिलने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। बिल्कुल अमित, देखिए इतने एस्पेक्ट्स, इतनी बातें रहती हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने ये कहा कि 2 चीजें हैं। एक तो प्रोडक्शन बढ़े फूड ग्रेन्स की, सेकेंडली उसके जो प्राइसेस हैं, जो उसका जो प्राइस बढ़ते हैं, उसका पूरा फायदा किसानों को मिले। देखिए 65% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है फॉर देयर लाइवलीहुड। तो हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बहुत कम है, 15-16% है, लेकिन 65% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यदि उनका जो जीवन का स्तर बढ़ेगा, यदि उनकी आय बढ़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे जीडीपी को उसका पूरा फायदा होगा। तो डेफिनेटली आई थिंक दीज आर वेरी गुड स्टेप्स, और इसका आने वाले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे थे 91-92 में, मुझे लगता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए ये जो वर्ष रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा। Puneet, you spoke about competition in the supply of food grains and other such commodities which will help the farmer and improve their income levels. There's also the mention of the network of farmer producer organizations. Is there some sort of a cooperative like the Milk Revolution where farmers will contribute and they will share in the profits? Is that how it is being structured apart from the APMC which is procuring food grains and independent buyers? So, Arjun, promoting the cooperative sector is not the objective of these reforms. I think the objective of these reforms has been to free the farmer from any restrictions, whether these restrictions are imposed by the states, or they are imposed by the local mandis, or they are imposed by local traders. So farmers should be free to sell their produce anywhere in the country to anybody they want, and they can enter into long-term contracts with companies to do that.
farmer producer organizations, of course, benefit farmers. So wherever there are large number of small farmers and they don't have the resources to go and contract and to contract with a large company, definitely they can use a cooperative structure. They can form their cooperatives and deal with companies, but they're not bound by it. And like the Prime Minister said today, that farmers can terminate their contracts anytime they want. It is not as if that they will be bound to large companies or they will be enslaved by the large companies to produce for them. So farmers have been given enough protection to act in their own interest. They can choose. They can still go to the mandis. It is not that the APMC, those mandis will cease to exist, but it is no longer mandatory for them to go to the local mandi and sell the products there. I think that is a very big change. And so they will not be held, I would say, they cannot be held hostage by the local traders and the local big farmers to sell the produce where they are forced to sell. I think that's a big change. Definitely cooperatives can help, but cooperatives, I don't think they will be the main players in this case. तो माना ये जाए पुनीत की सरकार ने जो किसानों को बिक्री करने के लिए एक सीमित क्षेत्र उपलब्ध था उसके दायरे को खत्म कर दिया है और पूरा भारतवर्ष का क्षेत्र उनके लिए खोल दिया है कि जहां भी चाहें अपनी सुविधा, अपनी उपलब्धता, अपने सलाह के अनुसार वो अपनी उपज को बेच सकते हैं, जहां भी उसमें किसी तरीके का उनका कोई जोर नहीं है और कोई बाध्यता नहीं है, जिससे उनको शायद अपनी उपज का बेहतर दाम भी मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसी भी स्थितियां सुनने में आती थी कि टमाटर का या प्याज का उत्पादन इतना अधिक हो जाता था या आलू का उत्पादन इतना अधिक हो जाता था कि वो उसकी लागत जो मंडी तक पहुंचाने की ही लागत थी वो बहुत ज्यादा हो जाती थी, जबकि मंडी में उसके दाम इतने नहीं मिल पाते थे। बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि आपने सप्लाई रिस्ट्रिक्शन, उसका मंडी में आप जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां तो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है टमाटर मान लीजिए, और जहां पर डिमांड है, मान लीजिए दिल्ली में डिमांड है या बड़े शहरों में डिमांड है, वहां वो दूसरे शहरों में जाकर बेच नहीं सकते थे। अब वो ये कर सकते हैं, और सिर्फ वो खुद नहीं, वो किसी कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं कि ठीक है आप हमारा सामान लीजिए। जो लोकल मंडीज हैं, जो लोकल ट्रेडर्स हैं, बेसिकली आप समझिए कि उनके चंगुल से उनको एक बहुत बड़ा छुटकारा मिला है फार्मर्स को। जी। Well, let's move on to our next story. The Finance Ministry has said that the centre will borrow up to 1.10 lakh crore rupees on behalf of states to bridge the shortfall in GST collections. In a statement, the ministry said the amounts borrowed will be passed on to the states as a back-to-back loan in lieu of GST compensation cess releases. It said borrowing will not have any impact on the fiscal deficit of the Government of India. It added that the amounts will be reflected as the capital receipts of the state governments and as part of the financing of its fiscal deficits. The ministry said it will avoid differential rates of interest that individual states may be charged for the state development loans and will be an administratively easier arrangement. It also clarified that the general government borrowings will not increase by the state. It said the states that get the benefit from the special window are likely to borrow a considerably lesser amount from the additional borrowing facility of 2% of gross state domestic product under the Atmanirbhar package. For simplification purpose, Puneet, the central borrowing on behalf of states, the statement says that it will not be an impact on the fiscal deficit, but there would be clearly the obligation to repay the principal and the interest. How is that being managed in this bookkeeping and accounting practice? So then the first thing is that earlier central government was asking states to borrow to make up for the shortfall on their own. Now, that was a kind of a messy affair because then too many state governments will start borrowing and they would start borrowing at different rates because their own credit rating will be different. So I think it is a good arrangement that that central government is now saying that we will borrow and then pass on those loans to the state government. So they will borrow on behalf of the state governments. It is not to be reflected as a borrowing of the central government. It will be reflected as capital receipts for the state government. So, okay, you can say that this is a kind of an accounting practice and this has to be, this money has to be returned. Of course, it has to be returned along with the interest, but it will not appear to be a burden on central government's revenues. Whatever burden to some extent will be there will still be on the states. However, states will get access to this money easily. They don't have to go and borrow because it is for a state to borrow directly is very difficult, first of all. Secondly, different states would have started borrowing at different rates, which would have been even more complicated for the markets. So I think it is good that the central government will facilitate this borrowing
on behalf of the state governments, and do it at a uniform and a low rate, hopefully, for everybody. So, in that sense, I think it's a win-win for the states as well as the central government. However, the truth is that all this money is borrowed from the markets. It has to be returned to the markets. So, until and unless the economy picks up, unless revenues are generated in the economy, it will become a burden in the long term. So, while this may be a short-term solution to the problem, I think the long-term solution still has to be that the country grows, the GDP grows, people get employed, and government's revenues go up, and only then it can really be resolved in the long term. तो पुनीत, मोटे तौर पे ये माना जाए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक जो इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि जो सरकारी जो जीएसटी का राज्यों का जो हिस्सा था जो केंद्र सरकार नहीं दे पा रही थी, उसके लिए जो राज्य सरकारों से अपना इंतजाम खुद करने के लिए कहा गया था, उसके बदले केंद्र सरकार एक ब्याज दर पर सभी राज्यों को उनके हिस्से का पैसा मुहैया कराएगी। हालांकि वो बाजार से लोन पे ही होगा और राज्य सरकारों को इतनी सहूलियत जरूर मिलेगी कि उनको इसके लिए अब बाजार की और रुख नहीं देखना पड़ेगा। उनका अपना जो जीएसटी का हिस्सेदारी थी वो उनको मिल जाएगी, जिससे कि वो अपने विकास के और अन्य कार्यों में उसका उपयोग कर सकें, जिससे कि राज्य सरकारों पर एडिशनल जो बर्डन की जो आपने बात करी है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको एक तरीके से जो अकाउंटिंग की भाषा में अगर कहा जाए तो कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब कि वो चालू खाते की जमा उनको एक तरीके से बताई जाएगी। तो इससे मोटे तौर पे जो फिलहाल एक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में इस बारे में जो खींचतान चल रही थी वो फौरी तौर पर रुक गई है और राज्यों को भी अपने विकास के कार्य जो थे उस पर ध्यान देने के लिए जो धन चाहिए था वो तो मुहैया हो गया है। बिल्कुल। तो एक आसान तरीका है, सिंगल विंडो एक क्रिएट कर दी है गवर्नमेंट ने, और उस विंडो के थ्रू एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की देखिए ताकत ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से पैसा बोरो कर पाती है, कम रेट पे बोरो कर पाती है, तो वो एक फैसिलिटेट कर देंगे, लेकिन पूरा एक स्मूथ ट्रांजिशन रहे जिससे कि जो डेवलपमेंट वर्क है वो अफेक्ट ना हो स्टेट्स। इसमें छोटे राज्यों को फौरी तौर पर मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ा फायदा होगा, जिनकी की बैलेंस शीट शायद उतनी मजबूत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उनके लिए बहुत मुश्किल था। देखिए बाजार में जाकर वहां से अपने बॉन्ड्स इशू करना, और कई स्टेट्स तो बॉन्ड्स इशू कर ही नहीं पाते, वो बोरो ही नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती थी। तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है फॉर द एंटायर इकोनॉमी एंड द कंट्री। In more news, Labour Ministry has denied reports in a section of the media appearing under the caption "Government employees set to get more DA." The ministry said a Labour Bureau is going to release new series of Consumer Price Index (CPI) for industrial workers with 2016 as the base year on the 21st of this month. This index is used for revision of dearness allowance payable to government employees and workers in the organized sector. The ministry said that it had never said that the new index will lead to a hike in salaries of industrial workers and government employees. It will depend on the behavior of new series, which is too early to predict at this stage. पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने घोषणा की है कि प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों ने आज 5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों के योगदान ने संयुक्त रूप से इस ऐतिहासिक आंकड़े में योगदान दिया है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार 5 लाख करोड़ रुपए का प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो एनपीएस में ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पेशेवर निधि प्रबंधक बाजार आधारित रिटर्न देने के लिए ग्राहकों को अपनी सेवानिवृत्ति कोष जमा करने में सक्षम बनाते हैं। ये एक काफी जटिल मुद्दा था, क्योंकि अगर ये देखा जाए जहां पे कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधाएं हैं वहां तो बेहतर है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, कामगार हैं, ऐसे जहां पे उनको की पेंशन की सुविधाएं नहीं है, उनके पास इस तरीके का कोई भी सामाजिक सुरक्षा का ढांचा मौजूद नहीं था। अब इसके आने से दो चीजें बहुत अच्छी कर दी हैं जो केंद्र सरकार ने। एक तो सबसे बड़ा जो मैं मानूंगा मध्यम वर्ग की अगर हम बात करें, जहां पे पेंशन की अगर उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं या मिल भी रही हैं तो वो एक अतिरिक्त तौर पर 50,000 रुपए की सालाना राशि जमा कर सकते हैं, जिसमें आयकर में छूट भी दी गई है, जिससे उनका पेंशन वो भी बनेगा। दूसरा, वो पेंशन की सारी राशि चूंकि वो बाजार पर उसमें निवेश किया जाएगा और उसमें उनको बेहतर रिटर्न्स मिलने की भी संभावना है। मेरी जो आकलन है वो कितना सहमत है उनसे और कितना सही है? बिल्कुल आपने सही कहा अमित। देखिए, अब एक पहले तो सरकार 2004 से पहले सरकार पेंशन अपनी उससे देती थी, इसको कि हम कहते थे कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, उसके लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते थे। लेकिन 2004 के बाद जो सरकारी जितने एम्प्लॉइज हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम, उनके लिए एक एनपीएस का प्रावधान किया गया, जहां पर थोड़ा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से लेकर
सरकार वो पैसा जमा कराती है, उसको मैनेज करती है और उसी से उनका जो आने वाले समय में पेंशन का उनके लिए प्रोविजन था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसा कोई भी स्कीम नहीं थी जिसमें कि वो अपने लिए कोई ऐसा प्रोविजन या ऐसी कोई सेविंग कर पाते। तो जो नेशनल पेंशन स्कीम को अलाउ किया गया प्राइवेट लोगों के लिए, आज मैं आप कोई भी हम अपने लिए पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं, पेंशन में सेविंग कर सकते हैं और आने वाले समय में 60 वर्ष के बाद की उम्र के बाद उनको पेंशन रेगुलरली मिले। उसका एक आम आदमी को भी जो एम्प्लॉयड नहीं है कहीं भी, उसको भी वो पेंशन का फायदा ले सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जैसे आपने कहा कि जो आज 5 लाख करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसका जो आंकड़ा उन्होंने पार किया, इससे ये जाहिर होता है कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनकी पूरा विश्वास अब इस सिस्टम में है और काफी बड़े पैमाने पर वो एनटीएस सिस्टम में, नेशनल पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं खुद सुनने वाले से कहना चाहूंगा कि सब लोगों को एनपीएस में जो टीयर 1, टीयर 2 उसके बारे में पढ़ रहे हैं वो, और उसके अंदर जरूर हर एक किस्त, जैसे ही आपके बच्चे बालिग होते हैं, आपको एनपीएस स्कीम में अपना अकाउंट खोलना चाहिए और जरूर उसके अंदर सेविंग करनी चाहिए। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आर टू मेनी इन दिस केस। चलिए नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पे। मुंबई शेयर बाजार में आज मजबूती का दौर दोबारा लौटा और सेंसेक्स 0.6% की बढ़त से 255 अंक उछलकर 39,983 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले 11 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में 10 दिन तेजी का दौर रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की संभावनाएं धूमिल होने और यूरोप में कोरोना के बढ़ते प्रभाव से शेयर बाजारों में तेजी उम्मीद से कम रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.7% की मजबूती से 11,762 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 1% की तेजी दर्ज हुई। Equity benchmarks today rebounded after a one-day halt which snapped the winning rally of 10 sessions in a row. The key indices added more than 0.5% amid mixed global cues. Sensex closed near 40,000 mark while the Nifty settled above 11,750 level. Exports said the gains were capped and amid dimming prospects for a new fiscal stimulus package in the US before the presidential election and a continued rise in coronavirus cases across Europe. The BSE 30 share index Sensex gained 255 points, 0.64% to settle at 39,983. The NSE Nifty also rose 82 points, 0.70% to settle at 11,762. The broader market at the BSE also climbed, outperforming the Sensex. BSE Mid Cap Index surged 1.05% and this BSE Small Cap Index rose 0.97%. Then the BSE overall trade was positive as 1,477 shares rose and 1,157 shares fell. A total of 177 shares remain unchanged. HDFC Bank was the top gainer, climbing around 2.6%. Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank and Infosys were other leaders of today's gain. Index heavyweight Reliance Industries fell 1.4%. In sectoral indices in the BSE, metal shares gained 3.7%. Realty stocks climbed 2.6% and BankX surged 2%. The energy sector was the only loser in the session's trade, witnessing a loss of 0.8%. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 3 पैसे की मजबूती से 73.35 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। उधर डॉलर इंडेक्स में 0.3% की भी गिरावट दर्ज हुई। Puneet, we saw that despite the recovery in the markets by over 250 points after the market fell by 2.6% previous trading session, for the week the market has fallen. What is the read about the market and what is next week going to play out for the investors? So, Arjun, we've seen, if you look at the last 2-3 weeks, at least the headline indices, they have gone up a lot because they had shot up almost 700-800 points. And then yesterday we saw a very sharp fall. So, on the whole, if we look at 5 trading days of this week, the markets went up on 4 and they went down on 1. But that fall on a single day was so sharp that for the whole week, actually markets were lower, that they were down. So, clearly, I think the pullbacks are very sharp right now, because markets are a bit uncertain. We are inching closer to the US elections, and that is going to have a significant impact on the market volatility, that is going to affect market direction worldwide. So I think markets, while we will get into this election mode for the US as far as markets are concerned, I think markets will remain volatile. They may not go down very sharply, they may not rise, but they could go up and go down very sharply in short spans. Besides that, I think if you look at the sectoral players today, metal index, of course, did very well. We saw metal stocks shine very, very, very well because metal prices are doing better.
worldwide commodity prices are higher. My own sense is, if I look at everything, if I look at the automobile sales data which just came out today, automobile sales are up by 16% year on year. We have seen power consumption going up by more than 10% year on year. So mostly I would say the economic activity across the spectrum is picking up very well. And I think markets will find some kind of a support around the current levels. There may be some ups and downs, but I think we are heading higher in the medium term now. पुनीत, एक चीज और मैं आपके उसमें जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि अभी जो मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी बाजार का जो ये रुझान है वो कितना उम्मीदें जगाता है। और चूंकि हम दूसरी तिमाही के नतीजों पे भी हाल फिलहाल में गौर कर रहे हैं, कुछ और नतीजे अगले सप्ताह में हमको मिल जाएंगे, इन सारी परिस्थितियों के बीच में अर्थव्यवस्था की मजबूती कितनी आप सुधार के साथ मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार का दौर जो है मजबूती की तरफ जा रहा है? अमित, देखिए, पहले ऐसा लगता था कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्टॉल कर रही है और वो उतनी तेजी से नहीं चल रही, लेकिन अब जो लेटेस्ट हम आंकड़े देख रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक रिकवरी थोड़े समय के लिए स्लो होकर अब फिर वापस उसमें काफी अच्छा पिकअप कर रहा है। फेस्टिव सीजन का उम्मीद है कि उससे सेल्स पिकअप करेंगी। तो मुझे लगता है कि यदि हम सारे आंकड़े देखें और इन्फ्लेशन जो है, आपने जिक्र किया इंटरेस्ट रेट का, देखिए इन्फ्लेशन अभी काफी हाई चल रहा है। अभी लेटेस्ट सीपीआई डेटा आया है, वो 7% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। इसके चलते मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स में तो कोई कमी आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हायर इन्फ्लेशन शोज कि डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है अभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है, यानी अक्टूबर के बाद का जो टाइम है, अक्टूबर से मार्च का, हम इसमें बेहतर इकोनॉमिक रिकवरी देखेंगे एंड वी मे डू बेटर देन व्हाट मोस्ट पीपल थिंक वी विल डू ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.9%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.4% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.1% की बढ़त से बंद हुआ। हालांकि जापान के निक्केई में 0.4% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जर्मनी, लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक 1% से 1.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US market, the three major US stock indices logged modest losses yesterday as an unexpected rise in weekly jobless claims raised doubts about the economic recovery. Dimming hopes for more fiscal stimulus before the U.S. presidential election also weighed on investor sentiment. Dow Jones Industrial Average slipped 0.1%, S&P 500 fell 0.2%, and the Nasdaq Composite Index declined 0.5%. Moving on to the oil market, oil prices today fell as a spike in COVID-19 cases in Europe and the report that the U.S. is curtailing demand in two of the world's biggest fuel-consuming regions raised concern. A stronger U.S. dollar also pressured the crude prices. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.70 per barrel, while WTI crude prices were around $40.60 per barrel. Very, very briefly, we are seeing an impact in the U.S. economy in terms of the presidential election coming up in the month of November, and it seems oil prices are also being pressured by the U.S. oil lobby. That's true. I mean, very briefly. Oil, of course, is affected by many factors. Economic activity is one. Expectation of an increase in production is another. So I think oil prices will be a bit volatile, but they will remain around the current levels, I guess. पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says MSP and government procurement of crops are the essential components of food security and government is committed to protect it. The equity benchmarks rebound after a one-day halt. Sensex closes near the 40,000 mark. Nifty settled at 11,750 level. And global stocks trade mixed amid concern of resurgence in coronavirus cases in Europe and a dimming hope of US fiscal stimulus. आर्थिक सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। शेयर बाजार में एक दिन के बाद दोबारा तेजी का दौर। सेंसेक्स लगभग 40,000 के स्तर पर और निफ्टी 11,750 के स्तर के पार दर्ज हुआ। अमेरिका द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज में देरी और यूरोप में कोरोना के बढ़ते प्रभाव से वैश्विक शेयर बाजारों में मिला जुला दौर। And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Market Mantra.
Market Bhastra.